हेलो गाइस, देखिए आज मैं आपको सेकंड चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा था उसी में मेरा टॉपिक चल रहा था क्षारों के रासायनिक गुण। सेकंड चैप्टर का नाम था क्षार, अम्ल व लवण। ठीक है, तो देखिए उसी प्रकार मैं यहाँ पढ़ा रहा था क्षारों के रासायनिक गुण, यही पढ़ा रहा था। ठीक है, तो इसमें अब मेरा था और जो मैंने कल कराया था वो था धातुओं से अभिक्रिया, वो था फर्स्ट पॉइंट। यहाँ सेकंड पॉइंट है अधातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ क्या है, अधातु है ना कि धातु है। ठीक है, और यहाँ भी होगा अधातु। सभी अधातु अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखिए हम एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, इस अभिक्रिया से क्या होता है, इस अभिक्रिया से हमें ये पता चलता है कि जो मेरे अधातु हैं वो कैसे अम्लीय प्रकृति, यानी वो अम्लीय प्रकृति कर रहे हैं। जैसे जो अम्ल होता है, जैसे अम्ल की प्रकृति होती है, यानी जैसा अम्ल व्यवहार करता है वैसा ही व्यवहार क्या ये करते हैं, यानी अधातु वैसा ही व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो देख अधातु ऑक्साइड धातु ऑक्साइड प्रकृति के होते हैं। धातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति की होते हैं। ठीक है, देखिए मेरा टॉपिक था अधातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ क्या था, यहाँ था कि अधातु ऑक्साइडों अभिक्रिया के फलस्वरूप जल व लवण प्राप्त होता है। ठीक है, और क्या इस अभिक्रिया से सिद्ध होता है कि सभी अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, यानी जो सभी मेरे अधातु ऑक्साइड होते हैं उनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अम्लों से, यानी अम्लों के प्रकार की होती है। जैसे अम्ल जैसा व्यवहार अम्ल करते हैं वैसा ही व्यवहार ये करते हैं। ठीक है, तो इनकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय। वो किससे सिद्ध होता है, इसी अभिक्रिया से सिद्ध होता है। ठीक है, तो आगे देखिए अब एग्जाम्पल क्या क्या होगा। देखो अभिक्रिया में किससे रिएक्शन होगी, रिएक्शन कौन करेगा, रासायनिक गुण किसके चल रहे, किसके रासायनिक गुण चल रहे, क्षार के चल रहे। तो क्षार प्लस हम किससे क्रिया करा रहे, नहीं, जल व लवण तो प्राप्त हो रहे हैं, हम क्रिया किससे करा रहे हैं, अधातु ऑक्साइड से, प्लस अधातु ऑक्साइड। उसके बाद एरो, मेरा क्या बन रहा है, लवण और जल, लवण प्लस जल। ये तो मैंने एक शब्द के रूप में लिख ली जिससे आसानी हो आप लोगों के करने में, आप लोग करो तो आसानी हो। ठीक है, अब आगे देखिए मैं लिखता हूं तो CaOH का होल ट्वाइज, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2। क्या हो गया, CO2 मेरा क्या होता है, अधातु ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो एक लवण बनेगा और एक जल बनेगा। कौन कौन कर लेगा ये रिएक्शन, तुम कर लोगे सचिन, बोलो। CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, जो तुम S बोले थे वो यहाँ इसका ये रूप होगा, यानी ये कैसा होगा, S फॉर सॉलिड, यानी ठोस बनेगा। ये कैसा बनेगा, ठोस। तुमने सही कहा, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, प्लस H2O। तो जब इन दोनों की क्रिया हुई, अनवैलेंस है ना, क्या अनवैलेंस नहीं है, अनवैलेंस है। ये यहाँ वो कितने हैं, यहाँ वो 2 हैं, H2 हैं। ठीक है, चेक कर लो। उसके बाद यहाँ देखिए O2, तो सबसे पहले हमारे O हो रहे सबसे ज्यादा, तो हम सबसे पहले O को बैलेंस करेंगे। तो देखिए 2 ये, इस तरफ मेरा क्या रिएक्टेंट है, अभिकारक है, इसकी तरफ वो 4 हो गए। ठीक है, इसकी तरफ बाद यहाँ देखिए 3 ये O और 1 ये, 4 O ये हैं, H2 है। कैसी रिएक्शन है ये मेरी, बैलेंस रिएक्शन है।
ये क्या है? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। और ये तो जल है ही मेरा। ठीक है, कोई डाउट अब? ठीक है, आगे देखिए। कार्बन डाइऑक्साइड इरेज कर दूं? अब देखिए अगली हेडिंग मेरी क्या है। अगली हेडिंग है अम्ल। अगली हेडिंग है अम्ल व क्षारों के जलीय विलयन। ठीक है, यानी अब ये होगा कि जो अम्ल और क्षार होंगे, अम्ल और क्षार होंगे, इसमें ये है कि जो अम्ल और जब क्षार होंगे तो उनका जो जलीय विलयन होगा, यानी जब वो जल में विलय होंगे तो क्या होगा। ठीक है, यानी उनका जो जल का घोल होगा वो कैसा होगा। ठीक है, अब उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये भी हो गया। तो देखिए अम्ल व क्षारों के जलीय विलयन में क्या होता है। इसमें होगा जल की उपस्थिति में अम्ल H धनायन देते हैं। ठीक है, धनायन देते हैं। आगे क्या? H धनायन, यहाँ H पे प्लस लगा तो ये कैसा हो गया? पॉजिटिव। ठीक है, H धनायन देते हैं, लेकिन ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। नहीं, क्योंकि H धनायन जल के अणुओं से संयुक्त होकर क्या बनाएगा? संयुक्त होकर H3O क्या करेगा? जो मेरा H है वो जल के जो अणु से मिल जाएगा, यानी उससे रिएक्शन कर लेगा। यहाँ हम संयुक्त होकर भी लिख सकते हैं, या बोलेंगे उससे रिएक्शन करके H3O धनायन बनाएगा। ठीक है, H3O धनायन बनाएगा, यानी H3O को क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम। यहाँ क्या बोलेंगे? हाइड्रोनियम आयन बनाए निर्माण। ठीक है, भैया H3O को किससे प्लस करें? जो हाइड्रोनियम का निर्माण करेगा। हाँ बोलो, क्या बोल रहे? ये H3O को किससे प्लस करो कि हाइड्रोनियम आयन बने। इन्होंने ये बोला है, बात समझे नहीं तुम। यहाँ ये हुआ, यहाँ जो अम्ल था तो जब हम उसे जल में डालें, ठीक है, जलीय विलयन मान लो बनाया, तो जो अम्ल का जो एक अणु होगा, अम्ल का एक मॉलिक्यूल होगा, तो अम्ल कौन सा मॉलिक्यूल देते हैं? H+ देते हैं। ठीक है, और जो मेरा जल का फॉर्मूला क्या? H2O होता है। होता है, तो ये क्या होगा? ये जब जल से मिल जाएगा तो देखो H3O हो जाएगा। हो गया। ये यहाँ भी प्लस का था, तो इन्होंने यही बोला कि देखो क्यों, देखो यहाँ इन्होंने बोला जल की उपस्थिति में अम्ल H धनायन देता है,
जहाँ अम्ल होगा अगर हम वहाँ उस पर जल डालें तो वो क्या H हमें धनायन देगा, लेकिन ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। इसका मतलब ये स्वतंत्र अवस्था में क्या, जब उन्हें जल में डालेंगे तो वो एकदम फ्री नहीं घूम सकते। क्यों नहीं घूम सकते? हाँ, फ्री क्यों नहीं घूम सकते? जैसे कि सपोज दैट हमने जैसे लकड़ी डालते हैं जल में तो लकड़ी घूमने लगती है, ऊपर तैरने लगती है, तो उसका मतलब ये है कि ये जल में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। ठीक है, फ्री नहीं रहेंगे। आगे क्या होगा, क्योंकि H धनायन जल, क्योंकि H धनायन जल के, ठीक है, क्या होगा यहाँ जल के अणुओं से संयुक्त होकर, संयुक्त मीन्स होता है मिलना, यानी देखो यहाँ क्या हुआ, ये H, यहाँ पे H देखो, H क्या था, H धनायन था, और यहाँ जल का फॉर्मूला H2O होता है, तो जल के अणुओं से मिलके H3O बन गया, यानी क्या बन गया, हाइड्रोनियम बन गया। तो ये मैं कहना यहाँ देखिए करेगा, तो यहाँ देखिए अतः यह कह सकते हैं कि अम्ल हैं कि जलीय विलयन में अम्ल क्या करते हैं, एक H धनायन या H धनायन या हाइड्रोनियम यानी H3O आयन देते हैं। HCl होता है, HCl प्लस हम जब जल की क्रिया कराएंगे H2O, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ, ये मेरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है मेरा। उसके बाद प्लस यहाँ हम जल से क्रिया करा रहे, ये मेरा अम्ल है, और इसकी हम क्रिया किससे करा रहे, जल से। ठीक है, तो देखिए जब इसकी हम जल से क्रिया कराएंगे तो ये देखिए एक H ये है और ये H2O है, ये H क्या करेगा, इससे रिएक्शन कर लेगा। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, H3O प्लस और प्लस Cl नेगेटिव, ये निकल गया, Cl अपना अलग हो गया, यानी ये क्या बन गया, ये बन गया हाइड्रोनियम, और ये Cl क्या, क्लोरीन अलग हो गया। यहाँ पॉजिटिव में वहाँ नेगेटिव में हो जाएगा। कहाँ हुआ नेगेटिव में, हाँ Cl तो हमेशा नेगेटिव में होता है ना। अच्छा। हाँ, क्योंकि यहाँ इसके साथ था तो वो पॉजिटिव में हो गया था। अब ऐसे ही देखिए वो वाला जो एग्जाम्पल एक में बता रहा था आपको, अभी मैंने समझाया था इसको जब आशीष ने पूछा था, तो देखिए जैसे H प्लस आयन देते हैं प्लस H2O क्या हो जाएगा भाई, सीधा सा H3O प्लस, यानी हाइड्रोनियम बना। आ गया समझ में, कोई डाउट है इतने में? की बात खत्म की है, अब यह किसकी, क्षार की रह गई है। तो क्षार में भी बिल्कुल इसी प्रकार होता है। इरेज कर दूं? अब देखिए यहाँ मैं किसकी बात करूँगा, क्षार की। ठीक है, तो देखिए क्षार में क्या होता है, क्षार, ठीक है, अम्ल की बात मैंने अभी खत्म कर दी थी, अब क्षार की देखिए। ठीक है, तो क्षार का क्या होगा कि उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में क्षार OH नेगेटिव आयन, उपस्थिति में क्षार OH नेगेटिव, जल की उपस्थिति में क्षार OH नेगेटिव आयन, ठीक है, आयन देते हैं। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक क्षार ले लूँ, तो यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस, स्थिति किसकी होगी, जल की, तो यानी H2O, ये मेरा यहाँ उपस्थित हो गया जल। ठीक है, अब ये रिएक्शन होगी, देखिए आगे, तो ये मेरा यहाँ जल है की उपस्थिति है और ये NaOH है,
है ना। तो देखिए अब ये क्या होगा जब ये रिएक्शन होगी, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये मेरा क्षार है। NaOH क्या होता है, क्षार होता। और यहाँ देखो मैंने H2O लिखा, H2O क्या है, जल है, यहाँ जल की उपस्थिति है, यानी जल की प्रेजेंट, ठीक। तो देखिए क्या होगा, Na प्लस, Na कैसा होगा, प्लस का होगा, ठीक है, Na प्लस और OH निगेटिव। देखो OH निकल आया आयन, OH यानी ऑक्साइड, OH क्या है, ऑक्साइड, तो OH क्या है, हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। तो यानी यहाँ उन्होंने कहा था OH निगेटिव आयन देते हैं, तो देखो OH निगेटिव आयन आया। तो आज का मेरा टॉपिक ये